हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंगल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसको ज्वाइन करना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये एफएम का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? इज दैट क्वांटिटी विच कीप्स। सबसे पहले तो ये समझो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या। देखो इसका नाम में बहुत पावर है, इसका नाम पकड़ो इकोनॉमिक। ठीक है, हिंदी में देखो मित व्ययी, यानी कि जो कम खर्चा करने वाली हो। ठीक है, कम खर्चा। ठीक है, ऐसा ऑर्डर करो, कम खर्चे वाला ऐसा ऑर्डर करो किस चीज का? क्वांटिटी का। ठीक है भाई, अब ऑर्डर कर रहे हो और खर्चा कम आए, इसका बेसिक मीनिंग यही है। तो वो क्या होती है, इसके लिए हमें कॉस्ट समझनी पड़ेगी। तो एक होती है ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट या इसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। देखो ऑर्डर कॉस्ट होती है, देखो ऑर्डर, जो ऑर्डर को करने की कॉस्ट आए। ऑर्डर को करने की कैसे कॉस्ट आए? मुझे गुड्स मंगवानी है, मैंने ऑर्डर किया, मेरा कौन का बिल आएगा? जब गुड्स आएंगी मेरे पास, मैं उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी पे करूंगी, डिलीवरी चार्जेस भी दूंगी। तो ऑर्डर करने की भी हमें क्या आती है? कॉस्ट आती है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, अब वो गुड्स आ गया, मैंने डिलीवरी चार्जेस पे कर दिए, तो उसको रखने भी तो पड़ेगा ना। हो सकता है मेरे पास जगह फुल हो तो मेरे को गोदाम रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है, गोदाम में रखेंगे हम उसको, किराए पे लेना पड़ेगा, रेंट पे गोदाम, उसका खर्चा आया। तो ऑर्डर कॉस्ट होती है ऑर्डर करने की कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट होती है उसको रखने की कॉस्ट। ठीक है, अब एक साथ स्टोर में रखा, स्टोर कीपर रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, गुड्स की कहीं खराब वगैरह ना हो जाए, तो इसमें भी क्या आती है? कॉस्ट आती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कह रही है कि ऐसा ऑर्डर करो जिसमें खर्चा कम आए। तो उसमें दो तरह की कॉस्ट आती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, इसको कहते हैं EOQ। शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसको EOQ। तो एक आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक आती है कैरिंग कॉस्ट। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑर्डर कॉस्ट एट द मैक्सिमम। देखो अगर मैक्सिमम होगी तो हमारी बचत कहाँ होगी? इकोनॉमिक में बचत होनी चाहिए, एक तरह से बचत तो होगी नहीं, मैक्सिमम कॉस्ट होगी तो कॉस्ट मैक्सिमम है, कहाँ बचत होगी? ऑर्डर कॉस्ट एट द मिनिमम। ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट द मैक्सिमम। कैरिंग कॉस्ट क्या कह रहा है? कॉस्ट मैक्सिमम, तो ये भी नहीं है। देखो आप इजीली इसको कैसे कर सकते हो, मैं ये बता रही हूँ, बोथ ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम। सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना, अगर आप इस वर्ड को भी देख लेते हो ना, मित व्ययी। मित व्ययी मीन्स, अगर आपने हिंदी में भी तो कर रहे हो आप, 10 मार्क्स की हिंदी भी तो है, 15 मार्क्स की, सॉरी 15 मार्क्स की हिंदी भी है, वो भी तो कर रहे हो आप। मित व्ययी मीन्स कम खर्चा। कम खर्चा किस पे होगा? जिसपे कॉस्ट कम हो। अगर नहीं भी आता किसी को तो इससे भी कर सकता है वो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, A, B और C आंसर हो जाएगा हमारा, या थर्ड हो गया, थर्ड ऑप्शन, जिसमें कॉस्ट कम हो। देखो इस पे लिखा भी हुआ है, अगर किसी को पढ़ना है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिख भी दिया इससे रिलेटेड। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, ये डिफरेंट बुक में देख लेना, डिफरेंट फॉर्मूला होता है। देखो √2SDH। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने मंगवाई 1000 शर्ट मंगवाई, मैंने ऑर्डर दिया कितने का? मेरी डिमांड थी 1000 शर्ट की, मैंने ऑर्डर कर दिया। मेरी सपोज ऑर्डर कॉस्ट लगा लो, मेरी आ गई 5 पर यूनिट, और मेरी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट आ गई मेरी, उसको रखने की कॉस्ट आई मेरी, लगा लो कुछ भी लगा लो, 3 लगा लो, 3 पर यूनिट। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करो, ये 2 × S ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 × D से डिमांड, कितने की डिमांड या कितने का ऑर्डर करा हमने? 1000 का, डिवाइडेड बाय मेरी 3 है, इसको सोल्व कर लेंगे, ये प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, वैसे बता दिया आपको ये फॉर्मूला। इसमें कई बुक में क्यों दे रखा है, कहीं में चाहिए, थोड़ा डिफर है, कोई बात नहीं। हाँ आपको समझ में आना चाहिए बेसिक। नीचे हमने कैरिंग कॉस्ट लेनी है, ऊपर ऑर्डर कॉस्ट लेनी है। ऑर्डर मीन्स दिस डिमांड से मल्टीप्लाई कर देना इनटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट इज। देखो कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट, नहीं भी आ रहा तो सेलिंग एजेंट है यहाँ पे जो सेल करता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सारा किस में डालेंगे हम? सेलिंग ओवरहेड में। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड में, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन में, एडम से रिलेटेड एडम में। थर्ड क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। सेल दे रखी है हमें 2 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है हमें 1/20, फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 40,000 की। हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालनी है। सबसे आसान है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। प्रॉफिट वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है?
कंट्रीब्यूशन सेल्स, कंट्रीब्यूशन सेल्स, ठीक है। परसेंटेज में आती है ये 100 हमेशा लगा ही लेंगे, ठीक है। सी ओवर एस, सी कैसे निकालोगे, एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 20 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 120, तो हमारे पास आ गया 80, ठीक है। डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितनी है 2 लाख। ये मैं पूरा कंप्लीट टॉपिक करवा चुकी हूँ, जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कंप्लीट टॉपिक देख सकता है, उसमें विद प्रैक्टिकल करवाया गया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 40% आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आएगा 40%। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 2 से सीधा देख लो 84 पे जा रहा है 40%। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कॉल्स इन एडवांस इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेड। कॉल्स इन एडवांस किस हेड में प्रेजेंट की जाती हैं बैलेंस शीट में। देखो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, देखो एडवांस है, एडवांस मीन्स लाइबिलिटी है, तो इस साइड आएंगे, अच्छा सारे ऑप्शन में लाइबिलिटी है, चलो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं कर सकते हम। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, एडवांस पेमेंट आई है, ये करंट लाइबिलिटी है, देखो ये है हमारी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंडर इसका ये हेड हो गया, इसका सब हेड आएगा, सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी, ये किस में आएगी अदर करंट लाइबिलिटी। देखो ये हो गए पापा, ये हो गए भाई दादाजी, भाई सबसे पहले यही पूछा ना तू किसका बेटा है, तो हम क्या बताते हैं पापा का नाम, सब हेड का नाम लेना है। फिर पापा के नाम से नहीं समझे, फिर अपने दादा का नाम ले लो, शायद उनको जानता हो, ठीक है। पहले पूछ रहा है किस में, पहले पापा का नाम बताओ, पहले बताओ करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी अगर ऑप्शन में, अदर करंट लाइबिलिटी सॉरी, पहले क्या बताएंगे हम अदर करंट लाइबिलिटी। अगर अदर करंट लाइबिलिटी ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, फिर हम किस पे टिक करेंगे करंट लाइबिलिटी पे, पहले पापा भाई फिर दादा। वो किया है ना ब्लड रिलेशन, ऐसे दादा पापा और फिर सन, ऐसे रिलेशन बनता है ना, एक पीढ़ी का गैप होता है, तो पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ से नई बात बने फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब हमारा आंसर हो गया करंट, अदर करंट लाइबिलिटी, ये सब हेड है, करंट लाइबिलिटी हेड है, देख लेना जिसको पढ़ना हो। उसके बाद है इन इंडिया जीएसटी इज ए ड्यूल मॉडल ऑफ, जीएसटी इज ए ड्यूल मॉडल। सबसे पहले ड्यूल का मीनिंग समझो, ड्यूल का मतलब होता है दो, ठीक। फिर जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ सेल लगा देते हैं, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक क्वेश्चन बन गया ये, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमने जीएसटी अब तक करा नहीं है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेंगे जीएसटी सारा। जीएसटी करंट टॉपिक है, अगर मैं पेपर बनाती तो मैं जीएसटी का क्वेश्चन जरूर डालती, ठीक है। पता नहीं एग्जामिनर अब डाले नहीं डाले, पर करंट टॉपिक है, हमें करके जाना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ठीक। और फिर जीएसटी आया कब, सबको पता है ये कब आया था, नरेंद्र मोदी, हाल ही की बात है, 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। फिर जीएसटी कितने टाइप का होता है, जीएसटी होता है 3 टाइप का, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। सी मीन्स सेंटर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एस से गुड्स एंड सर्विस टैक्स सब में सेम रहेगा, सी से सेंट्रल, एस से स्टेट का, आई से इंटीग्रेटेड, आई से इंटीग्रेटेड, ये लगेगा इंट्रा, इंटर स्टेट पे, ये लगेगा इंटर स्टेट पे। इंटर स्टेट का मतलब है, जैसे एक हो गया हमारा, कोई भी स्टेट ले लो गोवा, और एक लगा लो तुम मद्रास लगा लो, ठीक है। कोई भी दो ले लो, हैदराबाद ले लिया अपने, हरियाणा ले लिया, कोई भी दो। इंटर मीन्स, इंटर स्टेट मीन्स किसी भी दो स्टेट के बीच में, 2-3 स्टेट के बिटवीन द स्टेट्स लगेगा, सिंपल याद करो, बिटवीन स्टेट्स के बीच में होता है ये इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब जो ये ड्यूल मॉडल था, ये कह रहा है इन इंडिया जीएसटी जो ड्यूल मॉडल हो, देखो ड्यूल का मतलब दो, ठीक है। कहाँ से हमारा ये ड्यूल मॉडल किस कंट्री से है जो हमने लिया है, किस कंट्री से है ड्यूल मॉडल, और किस कंट्री का है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, और एक क्या चलती है स्टेट, ठीक है, दो होगी, ठीक है। ऐसे ही कनाडा का है ये, कनाडा में भी क्या है ड्यूल मॉडल है,
ठीक है, हमारा इंडिया का जो ड्यूल मॉडल है किस बेस्ड पे है, वो कनाडा के बेस्ड पे है ड्यूल मॉडल। कनाडा में भी क्या है, ड्यूल मॉडल है। ये देखिए जीएसटी से रिलेटेड, हाँ एक क्वेश्चन रह गया। जीएसटी जो है फुल फॉर्म हमने कर ली। जीएसटी कैसा टैक्स है, देखो दो टैक्स होते हैं। टैक्स एक डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसपे बर्डन पड़ा उसी ने ही क्या किया, पे किया। जिसपे बर्डन पड़ा, पे भी क्या कर रहा है, वही पर्सन पे करेगा। जैसे इनकम टैक्स, मेरी इनकम पे लगा टैक्स तो आप थोड़ा ना पे करोगे, कौन पे करेगा, मैं ही पे करूंगी। तो इनकम टैक्स कैसा टैक्स हो गया, डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसपे बर्डन पड़ा, वो पे नहीं कर रहा, उसने आगे ट्रांसफर कर दिया, उस बर्डन को ट्रांसफर कर दिया और पे करेगा कोई अनदर पर्सन, अदर पर्सन। इसमें सेम पर्सन है, सेम पर्सन पे करता है। इसमें अदर पर्सन पड़ा एक बंदे पे बर्डन, लेकिन उसने क्या किया, उस वो बर्डन को ट्रांसफर कर दिया, अब दूसरे पे बर्डन पड़ गया इसका। ठीक है, अदर पर्सन पे। अब अदर पर्सन इसको पे करेगा। जैसे जब हम कोई गुड्स लेते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर पे नहीं करता उसको, जीएसटी को, वो क्या करेगा, कॉस्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, जब हमारे पास गुड्स आएगी मार्केट में, तो एमआरपी में आपने देखा भी होगा, सबको पता ही है ये बात, लिखा होता है इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी का मतलब है कि अब टैक्स कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है। तो जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट। और इसको कह सकते हैं ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब है जहां बन रही है गुड्स वहां नहीं लग रहा, जहां गुड्स बिक रही है, जहां सेल हो रही है, यूज हो रही है, टैक्स वहां लग रहा है। तो ये कैसा टैक्स है, डेस्टिनेशन। ठीक, देखो चार पांच क्वेश्चन हो गए। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 को आया। जीएसटी कितने टाइप का, 3 टाइप का हो गया। और जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। Debentures that are issued at substantial discount and do not carry a specific rate of interest, उसको क्या कहते हैं, देखो मान लो 100 का डिवेंचर है। ठीक है, 100 का डिवेंचर 70 में इशू किया। अगर अगर वैसे आप नॉर्मली डिवेंचर देखते हो तो उस पर ऐसे लिखा होता है 8% डिवेंचर या 10% डिवेंचर। तो ये 8 और 10 क्या है, ये 8 और 10 होती है इंटरेस्ट रेट। 8 और 10 क्या है, ये इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अब जो ये वाले डिवेंचर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, अत्यधिक यानी कि ज्यादा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, ज्यादा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। 100 का डिवेंचर कितने पे इशू हुआ, 70 में। तो डिफरेंस कितने का, 30 का। तो यही क्या माना जाता है, इंटरेस्ट माना जाता है। ठीक है, जीरो कूपन रेट का मतलब है कोई रेट नहीं है, इसकी कोई रेट गिवन नहीं है। यहाँ तो गिवन थी ना रेट, 8%, 10%, यहाँ कोई रेट गिवन नहीं होती। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट बहुत ज्यादा होती है। तो जो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू, जब आपने 70 में लिया, जब आप वापस आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, 70 आपने दिए अगर डिवेंचर ले लो, तो जब आपको मिलेंगे 100 मिलेंगे, तो आपको 30 रुपए का बेनिफिट हो गया। जो 30 रुपए का आपको बेनिफिट हुआ, यही एक तरफ से क्या हो गया, आपके लिए इंटरेस्ट हो गया, या आप इसको इनकम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो जीरो कूपन रेट, जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे होते हैं वो होते हैं जीरो कूपन रेट। ठीक है, जिसपे कोई रेट नहीं होती। अनसिक्योर्ड वो होते हैं जब कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, अनसिक्योर्ड जब कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, देखो जब हम बनाते हैं एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, या अगर कोई पर्सन चला जाता है, रिटायरमेंट पे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम उसमें क्या दिखाते हैं, एसेट अगर इंक्रीज हुई, एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, यही दिखाते हैं। और फिर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना हम। तो ये कैसा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट हम कर ही चुके हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हम कर चुके हैं, जिसमें तीन आएंगे, एक तो पर्सन आएंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन, और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आएंगे। ठीक है, रियल हमें पता ही है, रियल नाम ही बता रहा है, रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट है, इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 इज कॉल्ड अप, ₹8 इज कॉल्ड अप, ठीक है, एंड ₹6 इज पेड, 6 पेड है, इज फॉरफिटेड है, फॉरफिट कर लिया उनको। देखो फॉरफिट क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी तो आ जाती है, कई बार बाद में कॉल्स मनी या अलॉटमेंट मनी कोई शेयर होल्डर नहीं देता। तो कंपनी उनको पहले तो ऐसे नहीं, पहले उनको नोटिस देती है कि आप अपना अमाउंट पे कर दीजिए। वो फिर भी नहीं पे करता, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फॉरफिट, फॉरफिट का मतलब है उसके पैसे जितने आए हुए हैं उनको जब्त कर लेती है, जब्त कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेगी, उनको जब्त कर लेगी। हिंदी में है क्या इसमें,
हरन, इसको हरन कहते हैं हिंदी में, हरन भी कहते हैं, जब्त जब्त भी कहते हैं, जब्त कर लेती है उनके अमाउंट को, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट होगा। देखो इसकी एंट्री होती है, ठीक है, इसमें एंट्री करते हैं हम। देखो जब कैपिटल बढ़ती है हम करते हैं क्रेडिट, ही सबको पता होगा। कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। अब वापिस कर रहे हैं, अब उसे जब्त कर लिया, अब कैपिटल को डेबिट कर दो, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी अब। तो अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। टू फॉरफीचर करते हैं, जितना पैसा आ गया, जितना पैसा आ गया यहाँ लिखो, जो नहीं आया वो यहाँ लिख देते हैं। अगर फर्स्ट कॉल नहीं आई तो फर्स्ट कॉल लिख दो, अगर अलॉटमेंट नहीं आई तो अलॉटमेंट लिख दो, जो नहीं आएगा वो यहाँ डाल दो, ठीक है। जो आएगा वो फॉरफीचर में। अब देखो 10 का शेयर्स है, लेकिन जब यहाँ शेयर कैपिटल डेबिट करोगे, एक बात याद रखना, यहाँ हमेशा कोल्ड अप कैपिटल होती है, कोल्ड अप कैपिटल। जितने आपने पैसे मांगे उतने ही तो डेबिट करोगे, अगर मांगे ही नहीं तो उसको क्या डेबिट करोगे, कैपिटल तो उतने आपने फिर इंक्रीज हुई नहीं ना आपकी। कोल्ड अप कैपिटल से डेबिट होगा। और मांगे कितने हमने, 8, ठीक है। पेड़ हमें कितने हुए, 6, जो हमें नहीं मिला वो कितना नहीं मिला, 2, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 8 से, 8 से डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद विच बिजनेस यूनिट जनरेट्स, देखो ये मैंने तुम्हें करवा रखा है, ठीक है। जनरेट कर रहा है कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर। ऑप्शन से ही पता चल जाता है क्वेश्चन किस चीज का है। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ तुम्हें, ये किस चीज का है, बीसीजी मैट्रिक्स का, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी डिटेल वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है। ये सरप्लस, कैश सरप्लस जनरेट हो रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्रोथ कैसी है, लो, और हाई मार्केट शेयर, मार्केट शेयर हाई है, ठीक है। लो ग्रोथ में पैसा तो लगाना नहीं पड़ रहा, और पैसा आ रहा है तो आएगा किसमें, कैश काउ में, सिंपल। चलो अभी जिन्होंने नहीं देखी डिटेल में वीडियो, बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। यहाँ होता है स्टार, यहाँ होती है काउ हमारे पास, यहाँ होता है डॉग, यहाँ होता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स कोई नया प्रोडक्ट आता है, जैसे एयर प्यूरिफायर। स्टार मीन्स जो प्रोडक्ट इस टाइम बहुत चल रहा होता है, जैसे एप्पल के फोन। काउ मीन्स जो पैसा जिसमें लगाना नहीं है, पैसा आता है, नाम ही बता रहा है कैश काउ, काउ कैसी, कैश देने वाली। डॉग जो मार्केट से प्रोडक्ट अब जाने जा रहे हैं, जैसे या डिमांड बहुत जिनकी कम हो गई, डिक्लाइनिंग स्टेज पे होते हैं, जैसे आईपोड हो गई, ठीक है, म्यूजिक आईपोड। तो बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये मैट्रिक्स किसने दी थी, उसी के फाउंडर ब्रूस हैंडरसन ने दी थी। कब दी थी, 1968 में दी थी। ये टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, चलो रिवाइज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कॉल मनी क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, रीपेबल इन। देखो कॉल मनी, वैसे इसका ऐसे कॉल कॉल कर रहे हो आप किसी को, ठीक है, कॉल से मनी ले रहे हो, ठीक। फिर दूसरा भी क्या करेगा, कॉल से ही वापस मांगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे दे रही हूँ, कॉल मनी। देखो कॉल मनी का मतलब है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इन्होंने बता ही दिया, क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कहता है कितने दिन के लिए होता है, ये होता है 1 to 14 या 15 डेज, 1 to 14 या 15 डेज का होता है। वैसे 14 है काफी बुक्स में, 14 है या 15, दो दो 14 या 15 दोनों तो एक साथ देगा नहीं, या 14 देगा या 15 देगा, तो 14 और 15 डेज का होता है, ठीक है। कॉल मनी क्या है, एक बैंक को क्या होता है, ये इंटर बैंक यूज होती है। एक बैंक को अपनी वो रखनी पड़ती है ना कंडीशन, CRR SLR, ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो बैंक ने लोन दे दिया, एक दिन हो सकता है कि बैंक के पास पैसा कम आया हो, डिपॉजिट कम आया हो, या लोन ज्यादा चला था, तो बैंक को एक थोड़े टाइम के लिए नीड होती है पैसे की। तो बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक से कॉल कॉल करके अपने यानी कि मनी ट्रांसफर करवा लेता है, जिससे उनकी CRR की कंडीशन इनकी पूरी हो जाए, कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है। ये 1-2 दिन के लिए, ये 2-4 दिन के लिए ही होता है, फिर बैंक वापस पे कर देता है। ये इंटर बैंक यूज होते हैं ट्रांजेक्शन। For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary। देखो आप डेलीगेट, मैंने आपको एक काम कहा, मैंने आपसे कहा, सॉरी, मैंने आपसे कहा कि आप एक फाइल ले आइए, उस रूम में पड़ी है, ठीक है। लेकिन आपने फाइल को टच नहीं करना, ठीक, फाइल को टच नहीं करना, फाइल है, चलो इसका भी आप जुगाड़ ढूंढ लोगे, कोई ना कोई लेके आ जाओगे फाइल कैसे ना कैसे। लेकिन मैंने ये कहा उस रूम से फाइल लेके आइए, आपने फाइल उस रूम में ही नहीं जाना, फाइल लेके आओ उस रूम में ही नहीं जाना। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा,
ठीक है, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और कहा उस रूम में नहीं जाना, तो आप कैसे लेके आओगे? भैया खिड़की से भी नहीं जाना है, कहीं सोचो हम खिड़की से चले जाएंगे, ना दरवाजे से ना खिड़की से, रूम में ही नहीं जाना है, तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, अगर डेलीगेशन हमने कोई काम सौंपा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको इफेक्टिव जब ही बनेगा जब हम क्या देंगे उसके साथ, अथॉरिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके साथ जब ही देंगे अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर देनी, टू टेक डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिव होती है? डेलीगेशन इफेक्टिव जब होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या दे दो उसको, अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ साथ चलेंगी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी, कम ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ शॉपिंग प्रोडक्ट? मेनली प्रोडक्ट होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं मेनली। एक होता है हमारे पास कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस। सेकंड होता है हमारे पास शॉपिंग, शॉपिंग। और थर्ड होता है हमारे पास स्पेशलिटी। बस एक और भी होता है अनसाउट। मेन तीन ही होते हैं। कन्वीनियंस वो प्रोडक्ट होता है जिसको खरीदने में आप जिसको बहुत ज्यादा खरीदते हो, फ्रिक्वेंटली खरीदते हो, और कंपैरिजन ज्यादा नहीं करते, जैसे डेली की चीजें, डेली रूटीन की चीजें इसमें आ जाती हैं। डेली रूटीन की चीजें जैसे हम बाय करते ही रहते हैं, जैसे कुछ भी लगा लो, राशन लगा लो, जैसे साबुन लगा लो, चीनी लगा लो। ठीक है, कुछ भी जो हम डेली बाय करते रहते हैं, उनमें हम ज्यादा कंपैरिजन नहीं करते, वो होती है कन्वीनियंस, मीन्स इजिली हम उनको बाय कर लेते हैं। शॉपिंग गुड्स वो होती हैं जिनको इनके कंपैरिजन में हम ज्यादा टाइम लगाते हैं, टाइम भी ज्यादा लगाएंगे इनको लेने में। और दूसरा जो है हम वो याद, इसको तो फ्रिक्वेंटली लेते रहते हैं, कोई ना कोई चीज तो घर में खत्म हो ही रहती है हमारे, तो डेली का होता है ये। डेली का नहीं होता, लेकिन इनके कंपैरिजन में हम कम भी लेते हैं और डेली नहीं लेते, लेकिन कुछ टाइम पीरियड में लेते रहते हैं। जैसे आप लगा लो ड्रेसेस लगा लो, हम अपने ड्रेसेस लगाते हैं, कोई डेली थोड़ा ना लेते हैं, कुछ टाइम पीरियड तो हमारी चलती है, उसके बाद लेते हैं हम ड्रेसेस। तो ये होती है शॉपिंग। अब देखो एक लेडीज को भेज दिया शॉपिंग करने, अब सब जेंट्स को पता होगा कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में क्या होती है ये, टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, फिर सारी ड्रेसेस देखेंगी, फिर सिलेक्ट करेंगी, तो ये शॉपिंग गुड्स, इसलिए एग्जाम्पल बता दिया, आपको याद रह जाएगा। फिर है स्पेशलिटी। स्पेशलिटी वो गुड्स होती हैं जिनको ब्रांडेड गुड्स होती हैं और जिनको लेने में आप टाइम भी लगाते हो, और कंपैरिजन ब्रांड सब चेक करोगे यहाँ पे कम। जैसे आपने गाड़ी लेनी है, आप ऐसे ही गाड़ी जाओगे और ले आओगे? पहले तो भैया 10 जनों से पूछते हो तेरे पास कौन सी है, फिर वो सही चल रही है या नहीं चल रही, फिर कितने की पड़ी तुझे, सारा कुछ हम इंक्वायरी करते हैं, फिर पूछते हैं भैया कौन सा ब्रांड, कौन सी ब्रांड की ज्यादा अच्छी है, मारुति की लूं, ये लूं, या कौन सी कंपनी की लूं, सब सब इंक्वायरी करते हो, तो वो आती है स्पेशलिटी गुड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा शॉपिंग प्रोडक्ट कौन सा है? शॉपिंग मीन्स जिनको हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, इनके कंपैरिजन में लेस फ्रिक्वेंटली लेते हैं, तो वो कौन सी गुड्स है? देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम तो चाहे आप डेली लेते ही रहते हो, इतना चेक नहीं करते। मेडिसिन तो जो डॉक्टर ने कह दी वही लानी है। स्टेशनरी में हम कौन सा ब्रांड देखते हैं? नहीं देखते। तो आंसर इसमें ऑप्शन इतने अच्छे अच्छे दे रखे हैं कि सीधा ही क्लियर हो जाएगा, ज्वेलरी। एक तो ये लेस फ्रिक्वेंट लोगे, रोज थोड़ा लेने जाओगे, लेस फ्रिक्वेंट। और दूसरा फिर कितने डिजाइन देखते हो? ठीक है, कितने डिजाइन देखेंगे और फिर सिलेक्ट होती है ये चीजें, तो ज्वेलरी आंसर आएगा। देखो इससे रिलेटेड लिखा भी हुआ है, शॉपिंग गुड्स कौन सी होंगी, जो कंज्यूमर बाय फ्रिक्वेंटली बाय करता है। ठीक है, और कोई इतना कंपैरिजन नहीं करता, विदाउट ग्रेट कंपैरिजन, और बाइंग एफर्ट भी नहीं लगते उसके। शॉपिंग में कौन सा आ गया, जो लेस फ्रिक्वेंटली, कम लेता है, जो कंपेयर करता है इसको कितने। जैसे आप मार्केट में जाओगे एक शॉप से दूसरी शॉप से, जब तक 3 4 शॉप नहीं जाए ना, तो ड्रेस लेने में लेडीज को मजा ही नहीं आता है। ठीक है, तो टाइम लगाएंगे, अल्टरनेट भी देखते हैं, उसके दूसरी शॉप्स पे भी जाते हैं। ठीक है, टाइम प्लानिंग सब कुछ चाहिए होता है। स्पेशलिटी मीन्स जिसमें हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। हम देखेंगे भैया, अगर मेरी बाइक ले रहे हो तो आप देखोगे कितने सीसी की है, इंजन का सब कुछ, कितना पेट्रोल लगता है, कितनी स्पीड, सब कुछ चेक करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया स्पेशलिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स? ठीक है, हमने 4 पीस पढ़े थे, 4 पीस किसने दिए थे? मैकार्थी ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा पी आए थे, वो किसने दिए थे? बूम एंड विटनर ने दिए थे। कब दिए थे? 1981 में दिए थे। तो टोटल हमारे पास 7 पीस हो गए थे। ठीक है, जिसको एक्सटेंडेड पीस भी कहते हैं। आज 8 पी भी चल रहा है। 8 पी कौन सा है? परफॉर्मेंस। 4 पी में क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, 4 थे हमारे पास। तो कह रहा है प्रमोशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है? देखो पब्लिसिटी तो प्रमोशन का है, आप प्रचार कर रहे हो, पब्लिसिटी मीन्स आप प्रचार कर रहे हो, कि जैसे यूट्यूब पे कहते हैं ना भाई बच्चों को शेयर करो, वो भी ये भी यही तो कर रहे हैं कि प्रचार करते हैं कि आप शेयर करो मैक्सिमम, ताकि लोगों तक चीज पहुंचे। पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचना, पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन, ये भी है, सेल को प्रमोट कर रहे हो आप। तो क्या नहीं है? मार्जिन नहीं है।
मार्जिन नहीं है, मार्जिन प्राइस में देखते हैं हम कितना मार्जिन चाहिए हमें, और कॉस्ट प्लस मार्जिन फिर हम प्राइस डिसाइड करते हैं, ये नहीं है, बाकी तीन तो है, नोट पूछा हुआ है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मीन्स कोई नेम, कोई लोगो, जैसे सोनी, ठीक है, सैमसंग, ये सारे ब्रांड हैं। डालडा जैसे घी का ब्रांड हो गया, जैसे ये ब्रांड। अगर इस ब्रांड को, नेम को अगर आप लीगली प्रोटेक्ट करवा लेते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो वो बन जाता है ब्रांड होता है। अगर लीगली प्रोटेक्ट हो गया तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ट्रेडमार्क। तो अब कोई कॉपी नहीं कर सकता आपका। अब कोई ट्रेडमार्क का फायदा यही है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, सेम नेम सेम लोगो अब कोई नहीं रख सकता। Which of the following is not a function of distribution channel? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने किए थे, जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल, ठीक है। जीरो लेवल क्या था? जब जीरो लेवल प्रोड्यूसर या कंपनी से सीधा गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गया, कोई लेवल नहीं था बीच में, जैसे बाटा करती है। ऐसे ही फिर कंपनी से कोई बीच में होलसेलर आ गया, फिर बीच में होलसेलर आ गए, रिटेलर आ गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कह रहा है। ये क्या, इनका क्या काम होता है कि गुड्स को इकट्ठा करता है। जैसे होलसेलर क्या करेगा? इकट्ठा करता है गुड्स को, ठीक है, ठीक है, इकट्ठा करेगा, फिर आगे रिटेलर को कुछ क्वांटिटी में देता है, ठीक है। कुछ अपना, कुछ होलसेलर क्या होते हैं, पैकिंग वगैरह भी करते हैं गुड्स की, जैसे थोक में ले लिया और उसकी पैकिंग करके, जैसे दालें ले ली इकट्ठी, ठीक है, फिर उसको पैकिंग करके छोटी छोटी, जैसे 1 किलो की, 2 किलो की पैकिंग में बेच दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या फंक्शन है? असोर्टिंग भी, काटना छाटना तो ये करते हैं, ठीक है, असोर्टिंग होती है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन नहीं है। एडवर्टाइजिंग किसका है? ये प्रमोशन का है। ये किसका है? प्रमोशन मिक्स का है ये। तो बाकी तो सारे देखो, आगे पढ़ने की जरूरत है। अलोकेशन इकट्ठा बांट देते भी आगे रिटेलर वगैरह को, एक्यूमुलेट इकट्ठा भी करते हैं, तो ये सारे तो हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग नहीं है, किसका है? प्रमोशन का। ये इजी क्वेश्चन था ये। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, हम शेयर दे रहे हैं, कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे रहे हैं, ठीक है, एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? देखो, वैसे पहला ही ऑप्शन है, उसको कहते हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट, देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी इशू करती है शेयर्स। जब इशू करती है तो कंपनी कैसे करती है? अपना प्रोस्पेक्टस बनवाती है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस बनवाती है, फिर अंडरराइटर अपॉइंट करती है कि हमारे शेयर्स को बिकवाओ। तो कंपनी को इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम भी लगता है प्लस में कॉस्ट भी लगती है। तो रेपुटेड कंपनी, जो रेपुटेड कंपनी होती है, जो बहुत कॉन्फिडेंट होती है, जिनको कि हम सीधा क्या करेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड, LIC, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि इनको शेयर देंगे और ये हमारे शेयर खरीद लेंगे, तो सारा ये चक्रों से बच जाएंगे, टाइम भी बचेगा कंपनी का, कॉस्ट भी बचेगी, पैसा तो वही आना है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी अपना टाइम कॉस्ट सेव करने के लिए कॉन्फिडेंट है कंपनी, ठीक है, जब भी वो क्या करती है, इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सीधा प्राइवेट शेयर देगी और वो ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर कंपनी, इसमें कंपनी को प्रोस्पेक्टस नहीं बनवाना पड़ता, प्रोस्पेक्टस की जगह कंपनी क्या करेगी, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बना देगी। ठीक है, जो काम इजी हो जाता है, जिससे कंपनी का फॉर्मेलिटी से बच जाती है, इसलिए कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। ऑफर थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी कंपनी बेचती है, जैसे पब्लिक को बेचती है। ठीक है, ऑफर फॉर सेल में, इसमें क्या होता है, कई बार कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और इमरजेंसी आगे, कंपनी को पैसे की नीड है, ठीक है, तो कई बार प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स एक्सचेंज के थ्रू बिडिंग पे लगा देते हैं, जिससे एक दिन में क्या होता है, उनके पास पैसा आ जाता है। राइट इशू में क्या होता है कि आपको, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मैं शेयर्स मैंने पहले इशू किए, मैं दोबारा इशू कर रही हूँ, तो जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मैंने उनको राइट दिया कि आप मेरे शेयर्स बाय करो पहले। ठीक है, तो वो होता है राइट, राइट दे दो किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो ये लिखा भी हुआ है, किसने देखना हो देख लेना। हु अमंग द फ्लोइंग कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट बिफोर एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म। देखो, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, 1986 था, ठीक है, ये क्यों बना? क्योंकि कंज्यूमर का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बहुत शोषण हो रहा था। सेलर क्या कर रहा था, मन माने प्राइस भी ले रहा था और गुड्स में अडल्ट्रेशन भी कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था, कंज्यूमर का शोषण हो रहा था। तो इसीलिए क्या बनाया गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोपरा। इसको क्या कहते हैं? कोपरा। COPR इसका ले लिया और A इसका ले लिया, कोपरा कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। 1986 में बना। पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हमेशा यही पूछा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, 1986। लेकिन
लास्ट ईयर क्या हुआ, ये एक्ट रिपील कर दिया गया। अब ठीक है, रिपील मीन्स रद्द कर दिया गया, नया एक्ट बना हुआ है, वो है है तो वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अमेंडमेंट बहुत ज्यादा करने पड़ रहे थे तो इसलिए नया रिपील कर देते हैं, फिर वो नया एक्ट बना हुआ है, अब बना है वो, ये बना था, एक्ट आया था 9 अगस्त, 9 अगस्त को आया था, 2019 में आया था, ठीक है, जो कि 20 जुलाई 2020, देखो 2020 है, याद रह जाएगा, 2020 से फोर्स में है। अब हमारा क्या है ये, अब मे भी चांस तो कम है कि 86 के बारे में पूछेगा, क्योंकि अब नया आ चुका है, शायद ये पूछेगा, बट देखो वही पता नहीं चलता, पेपर है हरियाणा के, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, वो एक अलग से वीडियो बना दूंगी उसकी शॉर्ट में, कि इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या चेंजेस हुए, इनमें अमेंडमेंट्स किए हैं, ठीक है, लिमिट्स की अमेंडमेंट हुई है, थोड़ा बहुत और अमेंडमेंट किया है इन्होंने, तो वो हम देख लेंगे, अभी तक के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब देखो कहता है कि कौन फाइल नहीं कर सकता। अब जिसको प्रॉब्लम है, आपको सेलर ने कोई गलत गुड्स दे दी या खराब गुड्स दे दी है, तो आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, अगर वो वापस नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो कौन नहीं केस कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, ठीक है, कोई कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे किसी के गुड्स से किसी को लाइफ का लॉस हो गया, भैया उसने मेडिसिन दे दी, एक्सपायरी दे दी, बाय चांस, ऐसा एग्जांपल लेना नहीं चाहिए, चलो हम ले लिया, बाय चांस उसको एक्सपायरी दे दी और उसको कोई प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, देखो डीकेज, डेथ होगी, तो उसके जो घर के हैं वो केस कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो कर सकते हैं, कौन नहीं, कंज्यूमर भी कर सकता है, ये नहीं कर सकते जिन्होंने गुड्स ली रीसेल के लिए, ठीक है, वो फाइल कंप्लेंट नहीं कर सकते, आंसर आएगा हमारा दो, रीसेल पर्पज से नहीं कर सकते, बाकी सारे कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ फीलिंग एंड ग्रीवेंस, ग्रीवेंस में शिकायत सी होती है, भाई आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज से। टाइप ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की मॉडल ऑफ मास्लो, देखो फीलिंग्स की बात कर रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है, इंटरेक्शन होता है फीलिंग में, इमोशंस इंटरेक्शन, तो सीधा नीड आएगी सोशल नीड्स, आंसर आएगा सोशल नीड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको, जिसने वीडियो देखी है सबको आता होगा, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, कौन सी थ्योरी आएगी, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन जन्मजात होते हैं, पैदा होते हैं, ग्रेट मैन थ्योरी। बाकी हम कर चुके हैं, ट्रेड थ्योरी किस पे फोकस करती है, ट्रेड्स पे फोकस करती है, बिहेवियर, बिहेवियर मींस एक्शन पे फोकस करेगी, सिचुएशनल बताती है कि किस सिचुएशन में एक पर्सन जो है अच्छा है, और दूसरी सिचुएशन में एक लीडर अच्छा है, दूसरी सिचुएशन में वही लीडर नहीं संभाल पाता सिचुएशन को और वो खराब बन जाता है, सिचुएशनल थ्योरीज में। हमने एग्जांपल भी लिया था चर्चिल का, कि एक जब वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार के टाइम चर्चिल फेमस हो गया, उसने अच्छे डिसीजन लिए, जैसे ही पीस का टाइम आया वो अच्छा लीडर नहीं बन पाया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। Which principle of insurance is violated when the insured fails to disclose a material fact to insurer? देखो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का, ठीक है, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है, इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति, इस कंपनसेशन कह सकते हो इसको, कंपनसेशन, भाई आपको उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना आपका लॉस हुआ है। सपोज मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मैंने अपना बीमा करवाया 50,000 का, ठीक है, गुड्स का, ठीक है, मेरे गोदाम में आग लगी और मेरा नुकसान हुआ 30,000 का, देखो मैंने बीमा तो कितने का करवा रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है मैंने 50,000 का, गोदाम में आग लगी नुकसान हुआ 30,000 का, तो कहूंगी 50,000 दे दो, नहीं, जितने का नुकसान हुआ उतना ही मिलेगा, इसको कहते हैं इंडेमनिटी, यानी कि जितना आपका नुकसान हुआ कंपनसेशन आपको उतना ही मिलेगा, जितना आपका लॉस कवर होगा जितना। सेकंड है एटमोस्ट गुड फेथ, देखो गुड फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है, फेथ विश्वास, ठीक है, विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है, अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो ठीक है, तो जो इंश्योरेंस वाला एजेंट है उसको आप सारी बातें सच सच बताओगे, भैया एक दिन पहले ही बीमारी का पता लग गया, भयानक बीमारी होगी, उसी दिन शाम को क्या करा तुमने, तो अपना इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया अपना, ऐसे भैया उनको सारी बातें बतानी है कि क्या प्रॉब्लम है हमें, क्या नहीं है, पूरी बात कोई छुपानी नहीं है। ऐसे ही जो पॉलिसी दे रहा है वो भी आपको कुछ छुपाएगा नहीं, सारी बातें बताएगा, दोनों तरफ से क्या है, विश्वास पे चलेगा रिलेशन, दोनों तरफ से सच बताएंगे, कुछ छुपाना नहीं है, झूठ नहीं होना चाहिए, वो होता है मोस्ट गुड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैसे होता है, कि जिसका आप बीमा करवा रहे हो, जो सब्जेक्ट में आप में, आप उसके लिए लायबल हो या नहीं, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे कह सकते हो आप हस्बैंड अपनी वाइफ का करवा लेता है, एक पापा अपने बच्चों का करवा लेता है, ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ जब इंश्योरेंस करवा रहे हो। देखो बाद में हो चाहे नहीं हो, अगर लाइफ का ले रहे हो तो बाद में नहीं भी हो चलेगा, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड ने क्या करवाया, वाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, 2 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस टाइम जब करवाया लाइफ के इंश्योरेंस केस में तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट था उसका।
नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, जैसे मैंने दो पॉलिसी ले ली, एक ए कंपनी से ले ली, एक बी कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया, इससे भी 50,000 का करवा लिया मैंने, इससे भी मैंने 50,000 का करवा लिया, ठीक है, दोनों कंपनियों से एक ही गुड्स का अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया मैंने, ठीक है, मेरा नुकसान हो गया जी 40,000 का, ठीक है, मैं क्या करूँ, 40,000 जाके इससे ले लूँ, 40,000 जाके इससे ले लूँ, देखो कितना फायदा है, ऐसे नहीं होता। मेरा लॉस हुआ 40,000 का, मैं इस कंपनी से ले सकती हूँ, पर ये कंपनी आपस में क्या करेंगी, 2020 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, 2020, मैं किसी दोनों से भी ले सकती हूँ 2020, या एक से भी ले सकती हूँ, बट इकट्ठा 40 इससे ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस के, तो बेनिफिट मिल जाए ना, ये प्रिंसिपल्स हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा वोयलेट हुआ, व्हेन द इंश्योर्ड फेल्स टू डिस्क्लोज ए मटेरियल फैक्ट, भाई आपने कोई इंपॉर्टेंट बात थी आपने बताई ही नहीं, तो कौन कौन सा होगा, ये वाला एटमोस्ट गुड फेथ, मीन सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, सेकंड आंसर। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज भर भर के लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है, और मैक्सिमम शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए इससे रिलेटेड लिखा भी हुआ है, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, वैसे मैंने बता ही दिया है, मटेरियल फैक्ट इंपॉर्टेंट बात बतानी जरूरी होती है, ऐसे नहीं करवा सकते, बस यही है जो मैंने बताया, पढ़ लेना थोड़ा। आपको मैंने इसलिए लिख दिया कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इससे रिलेटेड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, प्लीज